आज मेरा जो विषय है वो डेटा एनालिसिस का है। डेटा एनालिसिस में हम ज्यादातर SPSS सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और बेसिकली एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है वो तो इतना ही होता है। तो आज मैं डेटा एनालिसिस के लिए मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। एक जो है मेरा पूरा फोकस पहले SPSS को यूज करके डेटा एनालिसिस को कैसे किया जाता है, उसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा जो पार्ट है वो एक्सेल की कुछ फैसिलिटीज है डेटा एनालिसिस पैक की। वो ज्यादातर कवर हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि वो आपको दिखा के, फिर मैंने वो फाइल तो आप सबको भेजी है वो सब आप देख लीजिएगा। अब SPSS जो है बेसिकली ओरिजिनली उसको स्टैटिस्टिकल पैकेजेस फॉर सोशल साइंस बोलते थे। स्पेशली सोशल साइंस रिसर्च के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए ये स्टैटिस्टिकल पैकेज डेवलप किया गया है। मैं आज आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा वो SPSS का 20 वर्जन है। ऑलरेडी अभी 27 वर्जन मार्केट में आ चुका है। अगर आपको एक महीने के लिए फ्री डेमो वर्जन आपको मिल सकता है, उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करके ईमेल से आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद ये आपका एक महीने के लिए आपको ये मिल जाएगा। नाउअडे अभी ये स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट है एंड सर्विस सॉल्यूशंस। अभी इसको ये क्या बोलते हैं, ये पूरा प्रोडक्ट बन चुका है और सर्विस सॉल्यूशन बन चुका है। क्योंकि अभी आज जो डेटा एनालिसिस है वो बेसिकली नॉर्मल डेटा एनालिसिस रहा नहीं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, मशीन लर्निंग आ चुका है, डेटा साइंस आ चुका है, डेटा इन वाइड फॉर्म। सो अभी ये स्टैटिस्टिकल पैकेज में से ये स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट और सर्विस सॉल्यूशन में पूरी सिस्टम चली गई है, क्योंकि नए नए एल्गोरिदम इसमें सेट होते हैं और उस हिसाब से आपको डेटा एनालिसिस के टूल्स मिलते रहते हैं। तो अभी इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके सिस्टम के अंदर SPSS इंस्टॉल किया गया है तो आपको ऑल प्रोग्राम में जाके IBM को चूज करना है, क्योंकि SPSS डेवलप किया है IBM ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो पूरा इस पैकेज को मैनेज कर रही है। अब जब हम SPSS ओपन करेंगे तो आपको ऐसा एक विंडो दिखने को मिलेगा। ये जो विंडो है इसमें दो शीट विंडो है, एक है डेटा व्यू और दूसरा जो व्यू है वो है वेरिएबल व्यू। अभी आप ये देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक्सेल जैसा ही दिख रहा है। वैसे एक्सेल ही है समझ लो, लेकिन एक्सेल के सिवा इसके अंदर वेरिएबल व्यू को ऐड किया गया है। जब हम एक्सेल को यूज करते हैं तो एक्सेल के अंदर डेटा व्यू को हम पूरा फोकस करते हैं, लेकिन डेटा को कैसे मैनेज करना है उसका जो डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन वेरिएबल व्यू में आता है। तो ये SPSS की विंडो स्क्रीन है जिसमें दो शीट हमको डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू को दोनों दिखने को मिलती है। अभी हमने पूरा एंट्री कर दिया है। एंट्री करने के बाद ये SPSS का जो स्क्रीन है हमको ऐसा दिखता है। ऐसा ही स्क्रीन आपको एक्सेल में भी दिखेगा। तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि पूरे नंबर ही है, कहीं भी आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू आपको दिखने को नहीं मिल रही। तो SPSS में जो भी डेटा एनालिसिस करना है उसके लिए आपको ये फोकस करना है कि जो भी आपने डेटा फैच किया है, संशोधन में आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा का पहले कोडिंग हो। कोडिंग हो इसका मतलब क्या है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आपको नंबर में ले जानी है। अभी ये नंबर में आने के बाद आपका पूरा जो डेटा व्यू है वो पूरा नंबर से भर जाएगा और उसी नंबर से भरेगा तभी SPSS आपका एनालिसिस करेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग वालों का भी एनालिसिस होता नहीं, स्ट्रिंग का भी एनालिसिस होता है, लेकिन 99% ऑफ रिसर्च आउटकम जो है वो हमको नंबर से ही मिलते हैं। ये रहा डेटा एडिटर जिसमें हमने डेटा डाल दिया है। ऊपर जो हेडिंग लिखा हुआ है सब्जेक्ट,
एनेक्सी, टेंशन, स्कोर और ट्रायल्स, ये वेरिएबल है। और ये वेरिएबल के नीचे ये सब चीजें आई है जो उनका हमने मार्केट से जो रिसर्च में जो हमारा आउटकम हमने डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा वैल्यू हमने यहाँ पे डाली। दूसरा जो है वो है डेटा व्यू में जो विंडो है उसको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं वेरिएबल, डेटा कैसे लाना है, डेटा में क्या आएगा, वो डिफाइन करने के लिए वेरिएबल व्यू होता है। तो वेरिएबल व्यू आपको ऐसा दिखेगा। अभी मैं आपको जस्ट हाईलाइट करके सब दिखा देता हूं, फिर आपको प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर ऑन करके आपको मैं दिखाता हूं। तो पहले देख लीजिए। तो इसमें वेरिएबल व्यू में क्या होता है, कोई भी फील्ड हमें एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए वो फील्ड का नाम आएगा, फील्ड की टाइप क्या रहेगी। मैंने आपको बोला कि ज्यादातर ये न्यूमेरिक की होती है, और वो उसके अंदर विड्थ यानी जो भी वैल्यू पास होगी वो वैल्यू पास जो होगी उसकी विड्थ क्या रहेगी, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या रहेगी। उसके बाद जो वेरिएबल हमने डाला है वो वेरिएबल का लेबल क्या रहेगा। लेबल के बाद अगर उसमें हमें कोई वैल्यू पास करनी है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है, जो डेटा है, वो डेटा कोई सीधा नंबर है या फिर वो नंबर के अंदर कोई वैल्यू पास करनी है। जैसे कि हमने देखा कि मेल और फीमेल, तो मेल के लिए हम 1 रखते हैं, फीमेल के लिए 2 रखते हैं। तो ये जेंडर के लिए इसका कोडिंग हुआ, तो इसको हमें वैल्यू में पास करना पड़ेगा। 1 दैट मीन्स मेल, 2 दैट मीन्स फीमेल। अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो मिसिंग वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। उसके बाद अलाइनमेंट कॉलम्स वो डिफॉल्ट रहते हैं। तीसरा जो लास्ट वाला जो कॉलम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा डेटा किसमें मेजर होगा। अगर आपकी डेटा की वैल्यू अगर एज में है, नंबर्स में है, इनकम है, फैमिली मेंबर है, वो सब नंबर में है, तो वो डेटा हमारा स्केल वैल्यू होगा। तो पहली जो टाइप है वो है स्केल। दूसरी जो टाइप है वो है नॉमिनल। नॉमिनल में क्या होता है कि अगर हमारे पास कास्ट है तो कास्ट में हमने रखा कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। रिसर्च में कास्ट में कोई बायस होता नहीं है। उस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम 1 नंबर को एससी देते हैं, 2 को एसटी देते हैं, 3 को ओबीसी और 4 को जनरल देते हैं। ऐसा मेजरमेंट जो होता है उस मेजरमेंट को हम नॉमिनल में डिफाइन करते हैं। थर्ड जो वैल्यू है मेजरमेंट की वो है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मेजरमेंट क्या होता है कि ऑर्डिनल ज्यादातर एजुकेशन को हम उसमें मेजर करते हैं। अगर जो अनलिटरेट व्यक्ति है तो वो उसका मेंटल लेवल इतना मेच्योर होता नहीं जितना वो प्राइमरी वाला का होता है, उससे हायर सेकेंडरी वालों का और उससे ग्रेजुएट वालों का। तो एज जैसा जो मेजरमेंट है उसको हम ऑर्डिनल में लेते हैं। तो ये ज्यादातर क्राइटेरिया है कि हम डेटा को किसमें मेजर करते हैं। तो भी आप वेरिएबल वैल्यू में देखिए तो पहले नेम आएगा, नेम के बाद उसका जो टाइप है वो टाइप हम न्यूमेरिक, मैंने आपको बोला कि न्यूमेरिक ही लेना है। बाकी जो है वो ज्यादातर आपके रिसर्च में कहीं पे काम आने वाले नहीं है। पर हम स्ट्रिंग ले सकते हैं लेकिन उसका एनालिसिस जो है वो हम नहीं कर पाते। तो आपको ये एजम्पशन लेके चलना है कि मेरा जो टाइप है वो डिफॉल्ट न्यूमेरिक ही रहेगा। फिर उसके बाद उसकी विड्थ और डेसिमल्स देखना है कि मुझे एज को मेजर करना है। तो मैं जो भी रिस्पोंडेंट खोजने जा रहा हूँ वो रिस्पोंडेंट की रेंज क्या रहेगी, 1 से 99 ज्यादा से ज्यादा। तो उसकी जो विड्थ है वो 2 रहेगी क्योंकि उसका कैरेक्टर वैल्यू रहेगा 2। डेसिमल वैल्यू अगर आपको रखनी है तो रख सकते हैं, नहीं रखनी है तो नहीं रख सकते हैं। उसके बाद ये विड्थ है, फिर ये डेसिमल वैल्यू है, फिर आता है लेबल। ये लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो लेबल लिखेंगे वही लेबल जो एनालिसिस के दरमियान जो टेबल क्रिएट होंगे वो टेबल के ऊपर जो कैप्शन आएगा, हेडिंग आएगा, वो हेडिंग यहाँ से आएगा। तो जो भी एनालिसिस हम देख रहे हैं तब ये लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैल्यू को पास करना है। हम अगर एज को मेजर कर रहे हैं तो एज में कोई वैल्यूज आएगी नहीं क्योंकि हम
वैल्यू डायरेक्ट इनपुट करते हैं। लेकिन अगर हमको जेंडर को मेजर करना है तो जेंडर के लिए हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू पास रहेगी 2 मीन्स फीमेल 1 मीन्स मेल। तो उसके लिए जो भी कोडिंग है वो कोडिंग के लिए आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी। फिर हम इसका आउटपुट व्यू को देखते हैं। ये जो चार्ट है वो ऑटोमेटिकली आपको चार्ट में ऐसा मिल जाएगा और उसका एक्सटेंशन फाइल है वो SPV रहेगा। अब हम इससे क्या बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टेबल को आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मीन मोड मीडियन रेंज वो भी स्टैटिस्टिक का डिस्क्रिप्टिव वैल्यू है। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वो सब वैल्यूज हम इसको मेजर कर सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस है वगैरह वगैरह। तो भी ये बेसिक आइडिया है। अगर हम फाइल को सेव करते हैं तो सेव फाइल जो रहेगी हमारी SPSS की वो SAV एक्सटेंशन में सेव होगी। SAV तो SPSS की फाइल जो रहेगी वो SAV में रहेगी। अभी मैं आपको एक पूरा एग्जांपल, अभी ये ओवरव्यू मैंने आपको SPSS का दे दिया। अब हम एक्सेल में जाते हैं। एक्सेल में जो कोड शीट हमने रखी हुई है, हमने एंटर की गई है, उस शीट को कैसे SPSS में लाते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस हम वेरिएबल में करते हैं, और उसके बाद जो बेसिक एनालिसिस है वो हम कैसे करेंगे, वो पूरा डेमोस्ट्रेशन में आपको अभी दिखाऊंगा। तो अभी ये आप देख लीजिए, ये अभी आपको एक्सेल की स्क्रीन दिख रही है। सबको दिख रहा है एक्सेल? यस सर। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। यस सर दिख रही है। ओके ओके। अभी यहाँ पे हमने 7 ऐसे टारगेट किए गए हैं वेरिएबल को। पहला वेरिएबल है आईडी, यानी वो क्वेश्चनर आईडी है। दूसरा है कंट्री, किस कंट्री से हमने डेटा कलेक्ट किया है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 1 और 2। अभी आप देखिए तो कोडिंग में लिखा है 1 दैट मीन्स इंडिया, USA मीन्स 2। कंट्री यहाँ तक 1 से 12 सैंपल इंडिया के हैं, 13 से 25 USA के हैं। फिर जेंडर, जेंडर का जो कोड है वो हमने मेल के लिए 1 रखा है, फीमेल के लिए 2 रखा है। तो ये जेंडर का डेटा। फिर है कास्ट। कास्ट में कास्ट का जो है वो ओपन और रिजर्व 2 पार्ट हमने रखे हैं, ओपन कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी। फिर एज है। अभी एज में कोई कोडिंग हुआ नहीं है, ये समझ लो, क्योंकि एज सीधी आ रही है। उसके बाद में हम इसको ग्रुप बना सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक चाहिए, जैसे इनकम है, मेंबर्स है, प्रॉफिट है, जहां पे सीधी वैल्यू आती है, उस वैल्यू को अगर आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक चाहिए तो उस वैल्यू को सीधा आप स्केल में ही एंटर कीजिए। अभी आपको ये 26 में आपको ये पता चलेगा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बाद सबसे स्मॉलेस्ट एज वाला कौन सा है और सबसे बिगेस्ट एज वाला कौन सा है, और ऑन एन एवरेज मीन वैल्यू एज की क्या रहती है, मीडियन क्या रहता है, मोड क्या रहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या रहता है, वेरिएंस क्या रहता है, वो सब स्टैटिस्टिक आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आपको स्केल से मिल जाएगा। इसके बाद है रिलीजन। रिलीजन में जो कोड है वो कोड है, 1 में हिंदू है, 2 में मुस्लिम है, 3 में अदर है, और फिर से उसका स्कोर है, जो स्कोर हमने कलेक्ट किया है उनसे। वो स्कोर 16, 13 वो भी डायरेक्टली स्केल वैल्यू है। तो ये हमारा एक क्वेश्चनर है, वो क्वेश्चनर से डेटा हमने 25 का कलेक्ट किया है और उसका हमें एनालिसिस करना है। तो भी ये डेटा हमने पहले एक्सेल में है, उसको सबसे पहले हमें क्या कहाँ पे लेके जाना है, SPSS। तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल यहाँ पे लाइव करके दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ पे ओपन करते हैं, अभी ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन हम आपको फिर से दिखाते हैं। फाइल में जाएंगे,
SPSS का ये पूरा मेनू है। फाइल में जाके ओपन करेंगे, ओपन में हम डेटा सिलेक्ट करेंगे। डेटा सिलेक्ट करने के बाद एक ऐसा विंडो, डायलॉग विंडो ओपन होगा, जहां से हमारी जो फाइल है हमने रखी है डेस्कटॉप में रिसर्च डेटा में। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा एक्सेल सिलेक्ट करने से मैं टेस्ट एक्सेल फाइल हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। ओपन हम जब करेंगे तो फिर से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ये डायलॉग बॉक्स आएगा जहां से वो बोल रहे हैं कि SPSS में A1 से G26 डेटा उसको हमें SPSS में लाना है। वो डिफॉल्ट आ जाएगा क्योंकि वो आपके एक्सेल में इतना पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे दूसरी शीट भी है कोड वाली, लेकिन कोड वाला हमें यहाँ पे लाना नहीं है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो पहली शीट है वहां से। और ये जो पहला है रीड वेरिएबल नेम फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ डेटा, ये हमें जरूर करना है। ये इसलिए करना है कि ये सीधा जो नेम वहां पे है वो सीधा यहाँ पे वेरिएबल नेम में डिफॉल्ट आ जाएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी कि जो पहला जो रो है उसको ये डेटा ही समझेगा, क्योंकि ये मशीन है। तो हमें यहाँ पे रीड वेरिएबल नेम फ्रॉम लेके फिर इसको ओके करना है। ओके करेंगे तो सीधा ये फाइल आ गई। अभी आप देख रहे हैं पूरा SPSS में आ चुका, जैसा हमने एक्सेल में दिखा था, सेम लाइक। अब देख लो सीधा आ गया। अभी यहाँ पे क्या फर्क हुआ, हम वेरिएबल देखते हैं तो वेरिएबल में ऑलरेडी ये बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे था, ये था यहाँ पे, तो ये सीधा इसका नेम आ गया। उसने डायरेक्टली उसको डिटेक्ट कर लिया एज ए न्यूमेरिक। विड्थ उसने डिफॉल्ट रख दी 12, डेसिमल 0 रख दिया। अगर इसमें कोई 1 है 12 है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर ऑटो जनरेट करता है तो इसमें हमें कोई दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। अभी यहाँ जो बाकी है वो है आईडी, बराबर। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं और ओरिजिनल जो हमारा फाइल है उसको हम ओपन करते हैं, बराबर। अभी आईडी जो है, आईडी का जो नंबर है उसको हम आईडी ही रखते हैं। कंट्री, तो यहाँ पे हम नेम ऑफ कंट्री, जेंडर, कास्ट ऑफ इसको एज, रिलीजियन और स्कोर, ये हमने लिख दिया। अभी वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है। हमने अभी यहाँ पे देखा था कि कोड कहाँ कहाँ पे है। तो पहले में तो सीधा स्केल वैल्यू है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। दूसरे में कंट्री 1/2 है, तो हमें यहाँ पे कंट्री को पास करना पड़ेगा। देखो अभी हम डेटा व्यू को देखते हैं तो यहाँ पे 1/2 ही आता है, यहाँ 1/2 ही आता है। अब हम यहाँ पे वेरिएबल में इसको बदलाव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 1 मीन्स इंडिया, 2 मीन्स यूएसए। ओके, अभी देखिए इंडिया और यूएसए आ गया। ये जस्ट व्यू बदला है, एनालिसिस तो वो नंबर से ही करेगा, बराबर। जो पहले हमने ओरिजिनल वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट किया, अभी SPSS के पास ऐसी यूटिलिटी है कि वो नंबर को भी वैल्यू में डाल देगा। जो नंबर है उसको ओरिजिनल कैरेक्टर में फिर से रिटर्न ले आएगा। तो ये हो गया। दूसरा ऐसा करते हैं जेंडर में। अभी इसको आप सीधा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर आप जस्ट इतना बदल लो, एक यानी मेल, इसको चेंज कर दो 2 यानी फीमेल।
recast. One means open. Two means reserve. एज में कोई आएगा नहीं, एज में कोई वैल्यू पास करनी नहीं है। रिलीजन में वन मीन्स हिंदू, टू मीन्स मुस्लिम और थ्री मीन्स अदर। और लास्ट जो है स्कोर वो भी स्केल वैल्यू है। तो यहां पे आप देख सकते हैं अभी जो मेजरमेंट है वो ऑलरेडी जो स्केल वैल्यू थी उसमें सीधा आ गया स्केल, बाकी जो है वो मेजरमेंट इसमें गया, नॉमिनल में गया। नॉमिनल का मतलब है एक वेरिएबल के अंदर जो भी आंसर आए हैं वो आंसर टोटली इंडिपेंडेंट है, उससे ओरल स्टडी पे कोई बायस नहीं है। बराबर, ये हमको समझना है, इंडिविजुअल है। और अगर ऑर्डिनल है तो ऑर्डिनल में वेटेज आता है। अगर हम यंग क्रिकेट की बात करते हो तो उसमें जो एज क्रिकेट खेलता है वही बच्चों को मेरिट्स ज्यादा मिलेगा, तो वहां पे उसका वेटेज ज्यादा रहेगा। ओल्ड एज वाले हैं, अब 60 वालों को हम पूछते हैं कि भाई क्रिकेट में बॉलिंग ऐसी थी, तो उसे उसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो उनको खेलना नहीं है। तो अभी अब देखिए डेटा व्यू आपको ऐसा दिख रहा है, ये पूरा देख लीजिए, ये हो गया क्लियर। इतने तक कोई इश्यू है आपको? इट्स ओके। हाँ, अभी हमें क्या करना है, अभी आप यहां पे देखिए ये वेरिएबल व्यू डिफाइन किया गया। आप कभी भी वेरिएबल को बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया। डेटा को भी बदल सकते हैं। डेटा को अभी हमने इसको हमने कर दिया क्लियर कि 25 नंबर निकल गया, फिर से हम इसको डालते हैं। अगर इसके बीच में डालना है तो यहां भी आप इंसर्ट केस कर सकते हैं। डिलीट करना है, इसको क्लियर कर दीजिए। कोई भी वेरिएबल को आपको कॉपी करना है, इसको कॉपी कीजिए, फिर यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, कोई नया वेरिएबल आ गया, इसकी सीधी इफेक्ट डेटा में आ जाएगी वेरिएबल। जैसे हम वेरिएबल में उसको नाम देंगे, इसको हम देते हैं वैल्यू, तो सीधा वैल्यूज डेटा में आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं वगैरह, सीधी एंट्री कर सकते हैं। तो कभी भी एंड तक आप चेंजेस कर सकते हैं डेटा में भी और वेरिएबल में। अब इसको हम निकाल देते हैं, क्लियर। अब यहां से ये निकल गया। तो ये रहा डेटा एंट्री तक का पार्ट। ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको पहले आपको कोडिंग करना है। कोडिंग करने के बाद आप पहले एसपीएसएस में मत ले जाइए, उस डेटा को सिंपली एक्सेल में ही एंटर कर दीजिए विद कोडिंग। उससे क्या फायदा रहेगा कि अगर आपको बाद में कोई एक्सेल की यूटिलिटी को भी यूज करना है तो सीधा उसी कोड से इस यूटिलिटी को आप यूज कर पाएंगे और उसी डेटा को हम एसपीएसएस में इंपोर्ट करके ले आएंगे जो भी हमने लाया। अब ये डेटा ऑलरेडी वहां पे है एक्सेल में, बराबर। अभी इसमें क्या क्या हो सकता है, अभी डेटा एंट्री हो गई। अभी डेटा व्यू में अभी हमको ऐसा दिख रहा है। अभी फिर से हमें उसको नंबर में लिखना है, तो ये ए और 1 है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा नंबर में आ जाएगा।
बराबर। अब चलते हैं एनालिसिस पर। सिंपल सा एनालिसिस है। ये पूरा एसपीएसएस सीखने के लिए 15 से 20 मिनट तो इनफ हो चुकी है। आपको बेसिक जो काम करना है वो सीखने के लिए एसपीएसएस में 20-15 मिनट तो बिल्कुल ही ज्यादा है। इसके बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े होते हैं। आपको जो भी करना है उसको यूट्यूब में देख के भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम एनालाइज में जाते हैं। एनालाइज में जाके हम सबसे पहले ये सिलेक्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी ये समझने की बहुत जरूरत है। एसपीएसएस कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, वो टेबल दे देगा, लेकिन वो टेबल वैलिड है या नहीं है वो आपका स्टैटिस्टिकल जो नॉलेज है उस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ओनली फॉर जो स्केल वैल्यू है उसका ही आएगा। यानी हमारे पास दो ही ऐसे फील्ड है, एज और स्कोर। इसको यहाँ के उठा के हमने वहां पे रखा। आईडी को लेने की जरूरत नहीं है, आईडी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए है। आईडी वो क्वेश्चनर नंबर है जो अगर हमको कोई फ्यूचर में अपडेट करना है डेटा को तो उसकी आइडेंटिटी के लिए ये नंबर है। बाकी ये फील्ड का कोई फर्दर एनालिसिस हमको करना नहीं है, इसलिए हम नेम भी रखते नहीं है। एसपीएसएस के अंदर ये क्वेश्चनर किसने आंसर दिया है उसका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नाम हम लेंगे तो उसको हम डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग में, और नेम का कोई एनालिसिस एसपीएसएस में होता नहीं है और ऐसा करने की भी रिसर्च में कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी में दो चीजें ली, एज और स्कोर का ही डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी आएगी। अभी स्टैटिस्टिक उसमें हम क्या लेंगे, तो हम मीन लेंगे, मीडियन लेंगे, मोड लेंगे, सम लेंगे, बराबर। और ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी लेके क्या ले, हाँ सॉरी, हमें डिस्क्रिप्टिव लेना है, उसके लिए हमको एज और स्कोर दो सिलेक्ट करके देना है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है उसका स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक ऑलवेज सीधा इस कमांड से ओनली फॉर स्केल वेरिएबल का ही होता है। तो इस ऑप्शन में हम आपको सिलेक्ट करेंगे मीन, सम, मीडियन, वेरिएंस, रेंज, टूटोनिस, कीटोनिस, ये सब अगर इसको जरूरत है तो यहाँ सिलेक्ट करके उसको कीजिए कंटिन्यू और यहाँ पे लगाइए ओके। जैसा आप ओके क्लिक करेंगे आपको ये पूरा स्पेसिफिक मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि एज का टोटल नंबर्स है 25 वेरिएबल्स, 25 आंसर हमको मिले। उसकी रेंज क्या है 67, मिनिमम वैल्यू 90, मैक्सिमम 86, तो उसका माइनस करेंगे तो हमको रेंज मिलेगी। सम वैल्यू नंबर ऑफ टोटल का जो सम होता है वो 966 होगा। मीन वैल्यू क्या आएगी, एज जो है वो 38.64 हमारा मीन वैल्यू है। जो हमने रिसर्च किया उसका जो मीन वैल्यू जो एज है वो ये है। अगर पहले से ही आपने जो ग्रुप ले लिया होगा तो ये आपको मिलेगी नहीं। तो रिसर्च में आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आप कौन सी एज का एवरेज मीन आपका था, तो अगर आपने पहले ग्रुप ले लिया है पहले से ही तो ये वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, टोनिस है, कुटोसिस है, ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आपको सीधा यहां से मिलता है। तो ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा हम जाते हैं डिस्क्रिप्टिव में। उससे पहले अगर हमको देखना है तो केस समरी देख लेते हैं। एनालिसिस में रिपोर्ट में ये देखो कोड बुक, जो भी हमने कोड लिखे हैं वो सब कोड बुक इसमें आ जाएगा। कोड बुक में सबको सिलेक्ट कीजिए, इसमें से आईडी, क्लास, स्कोर और एज को निकाल दीजिए। इतने का कोड बुक होगा, तो एक कोड बुक आ गया। इसमें हमने क्या क्या वैल्यूज दी है, एक में मेल रखा है, दो में फीमेल रखा है। मेल कितने हैं 12, फीमेल 13, 48% मेल है, फीमेल 52%। इस तरह से कास्ट का, इस तरह से बिजनेस का। तो ये पूरा कोड है।
उर्दू। फिर हम फिर से लेते हैं, वो है केस समरी। सबको सिलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये हमारा मास्टर चार्ट आ गया। ये पूरा मास्टर चार्ट हमने जो रिसर्च का डेटा जो एंटर किया है, वो पहले क्वेश्चन, पांचवी क्वेश्चनर में वो आदमी इंडिया का था, मेल था, ओपन कैटेगरी का था, उसकी 30 एज थी, विलेज हिंदू था, स्कोर 5 था। अगर ये मिस्टेक से 15 था तो हम उसमें जाके 5 नंबर में जाके इसको अपडेट करके 5 का 15 कर सकते हैं। इसकी इसीलिए हमको ये आईडी देना होता है, बराबर। तो एक केस समरी है जिसको हम सिंपली मास्टर चार्ट बोलते हैं। तो ये एक उसका एक फीचर है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रीक्वेंसी। अब हमें फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है। अब फ्रीक्वेंसी किसकी मेजर होगी? तो स्केल की तो होगी नहीं, होगी, लेकिन वो बड़ा सा लंबा आएगा टेबल। अभी देख लीजिए, ये स्कोर और एज का हम लेते हैं और इसकी हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो ये पूरा लंबा टेबल आता है। ऐसा तो हम इसमें नहीं देख सकते, तो इसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड कैसे होगा? तो हमने जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का लिया, उस हिसाब से उसकी जो रेंज है, उसको रेंज को डिवाइड करके हमें वो ग्रुप बनाना पड़ेगा। अभी हम बीच में ये देख लेते हैं कि अगर इसको हमें रिकॉर्ड करना है तो कैसे करें। तभी ये जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हम ट्रांसफॉर्म में ले जाते हैं और रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। इसको करना है एज को, तो एज को हमने लिया, आउटपुट वेरिएबल में क्या आएगा? तो आर एज आएगा, उसका भी लेबल यही रखेंगे, इसको चेंज कर देते हैं, और ओल्ड और न्यू वैल्यू। हम अभी ऐसा ऐसा करते हैं कि 1 से 30 तक की जो एज है उसको हम 1 रखते हैं, 31 से 50 तक की जो रेंज है उसको हम 2 रखते हैं, और 51 से 75 जो एज है उसको हम 3 रखते हैं, और 76 से 99 है इसको हम वैल्यू रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी ये रिकॉर्ड हो गया है। अभी आप देख लो, यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ, आर एच। अभी इसको हम डेटा व्यू में देखेंगे तो हमको मिल गया 1 2 3। अभी भी हमको ये पता नहीं कि 1 2 3 क्या है, तो इसके लिए फिर से हम वेरिएबल में जाएंगे और इसमें जो वैल्यू को पास करेंगे। 1 जो है वो 1 से 25 के लिए है, 2 जो है वो 26 से 50 तक के लिए, 3 जो है वो 51 से 75 तक, और 4 जो है वो 76 से 99 तक। इसको मैं सेव करूँ। अब यहाँ पे आगे, अब इसका अगर हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, अभी आपको देखिए फ्रीक्वेंसी, आर एज की, अभी आपके सामने एज के लिए ये 2 टेबल आ गए, पहले वाला और दूसरा टेबल। तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्टिव के लिए हम एज को ले लेते हैं,
तो ये टेबल आपको पहले रखना है, इसके बाद आपको ये रिकॉर्ड एज वाला आपको दूर करना है। तो ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है, यानी आपको जो स्केल वैल्यू सीधी मिलती है तो उसको आप सीधा लीजिए। आगे हमें क्रॉस टेबल करना है। क्रॉस टेबल में क्या है, ये स्कोर है, कास्ट है, उसको हम यहाँ पे लेते हैं और जेंडर को यहाँ इसको क्लिक करते हैं तो भी देख लीजिए मेल फीमेल में आ गया। ओपन में मेल कितनी है, फीमेल में कितनी। फिर से हमको इसको एडिट करना है तो यहाँ पे आपको सेल के अंदर जाके रो कॉलम परसेंटेज को ऐड करना है। तो अभी ये सिंपल नंबर आ रहे हैं, उसके साथ में आपको परसेंटेज भी आएगा। अब ये परसेंटेज आ गए। ऐसा क्रॉस टेबल आप और भी वेरिएबल का कर सकते हैं। तो ये पूरा देखिए, जेंडर का कास्ट के साथ, जेंडर का रिलीजन के साथ, जेंडर का एज के साथ। तो ये पूरा एनालिसिस हमको यहां से पता चलता है। अभी आपको ये देखना है, अगर कोई टेस्ट करना है, काई स्क्वायर टेस्ट करना है तो आपको एक क्रॉस टेबल लेना है। क्रॉस टेबल के अंदर जेंडर का हमें स्कोर के साथ लेना है। जेंडर का स्कोर के साथ स्टेटिस्टिक में हम काई स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे, ओके करते हैं तो एक काई स्क्वायर टेस्ट वैल्यू आता है 0.05 से। अगर कम वैल्यू आती है तो हाइपोथेसिस टेस्ट होती है, अदरवाइज रिजेक्ट होती है। ऐसे ऐसे हम टी टेस्ट, कोरिलेशंस, रिग्रेशन, ये सब कर सकते हैं। एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक है। तो अभी मैं आपको एक्सेल में जो फैसिलिटीज है वो भी दिखाने जा रहा हूं। अभी जो यहां तक ये पूरा जो है एसपीएसएस का, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक तक हमने लिया। भाई आप टेबल में कस्टम टेबल भी बना सकते हैं। कस्टम में क्या होता है कि ये जेंडर हमने यहाँ पे रखा, फिर उसने रिलीजियस यहाँ पे रख दिया, उसके अंदर हमें कास्ट को रखना है, तो कास्ट का ये पूरा कॉम्प्लेक्स टेबल बन चुका है। इसको आप निकालेंगे तो आपको जैसा मिलेगा, रिलीजियस, हिंदू, हिंदू में भी ओपन कितने हैं और रिजर्व कितने हैं। तो 3 लेयर एक टेबल बना जिसको हम कस्टम टेबल बोलते हैं। तो ऐसे डेटा को एनालाइज किया जाता है, उसमें एसपीएसएस उसको होता है। कई ऐसे भी स्टैटिस्टिक है जो हम एक्सेल में भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम क्या बोले, लेकिन उसके पहले अगर आपको एक्सेल में स्टार्ट करना है तो नहीं होगा। हम बहुत हड़बड़ा है। तुम लोग बोला इसी तो हम आते भी नहीं। मेरा क्लास हो रहा है, छूट रहा है, मेरा यहाँ ही नहीं रहा फीडबैक। डेटा एनालिसिस को हमें स्टार्ट करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि डेटा के अंदर, यहाँ पे एक्सेल का जो डेटा जो है, डेटा के अंदर यहाँ पे डेटा एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि ये प्लगइन है। सब मशीन में इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, आता नहीं है।
अब ये इंस्टॉल कैसे होगा? तो इसके लिए आपको एक्सेल में फाइल मेनू में जाके ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद दूसरा डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपने एडिन में जाना है, एडिन। और ये अभी मैंने इंस्टॉल किया है इसलिए एनालिसिस टूल टैग ऊपर है, वरना ये कहाँ पे होता, नीचे होता। इसको सिलेक्ट करके आपको गो करना है तो ये ऊपर आ जाएगा। ये जब यहाँ पे आएगा उसके बाद ही वो डेटा एनालिसिस टूल यहाँ पे एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं। अब जैसा ही एक्टिव हुआ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इतने डेटा एनालिसिस की फैसिलिटीज यहाँ आपको मिलती है। ये सिंपल है, इनोवा मिलता है, कोरिलेशन मिलता है, कोवेरियंस मिलता है, डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मिलेगा, एफ टेस्ट, फॉरियर एनालिसिस, हिस्टोग्राम, मूविंग एवरेज, रैंडम नंबर जनरेशन, रैंक एंड परसेंटाइज, रिग्रेशन, सैंपलिंग, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इतने डेटा एनालिसिस टूल मिलते हैं और ये सीधा मिलता है। हम ज्यादातर एक्सेल में एनालिसिस के लिए फंक्शन यूज करते हैं, तो यहाँ कोई फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। रेडीमेड एक टूल किट एनालिसिस है, उसको हमें रन करना है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। पहला हमें देखना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, अभी जो मैंने आपको एसपीएसएस में दिखाया। तो डेटा एनालिसिस हम जब क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इसमें से हमको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को चूज करना है। हमारे जो वेरिएबल है, जो डेटा है वो ये है, एक के अंदर हमने स्कोर लिखा और स्कोर की वैल्यू ये है। इसका हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक निकालना है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें ऐसा एक डायलॉग बॉक्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का ऊपर होगा। इसके अंदर हमको रेंज, इनपुट रेंज, किस नंबर की रेंज हमें देनी है वो सिलेक्ट करनी है। उसके लिए हमने ये सिलेक्ट करना है पूरा। ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, और ये डेटा रो वाइज है, कॉलम वाइज है। तो ये तो कॉलम है, रो होती तो ऐसे होती। तो यहाँ पे रो कॉलम सिलेक्ट किया, फिर आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो आपको यही कोई भी एक जो सेल है जो ब्लैंक है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे, वहां पे क्लिक करके यहाँ डालना है। और आपको जस्ट क्या लिखना है, समरी स्टैटिस्टिक। ये समरी स्टैटिस्टिक आपने लिखा तो उसके बाद आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो मीन मिल गया, स्टैंडर्ड एरर मिल जाएगा, मीडियन मिल गया, मोड मिल गया, ये सब मिल गया। अब इसका ही मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो करके दिखा। एक्सक्यूज मी सर। अब यहाँ पे देखिए, हेलो, डेटा एनालिसिस हमने डाला, इसमें से हमने सिलेक्ट किया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ओके, ये आया। अब इसमें हमें क्या रेंज देनी है, ये रेंज लेनी है। आ गई रेंज, कॉलम ही रखना है। आउटपुट कहाँ करना है, तो आउटपुट करके हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। आ गई रेंज, क्या लेना है, समरी स्टैटिस्टिक, ओके। ये जस्ट हमें क्या करना है, क्लिक करके तो ये जो हमने यहाँ पे पाया है वही आ गया। ये पूरा स्टैटिस्टिक आ गया। रेंज कितनी है, मिनिमम मैक्सिमम कितना है, सम कितना है, काउंट कितना है, मीडियम, मोड, स्टैंडर्ड एरर, मीन वैल्यूज, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, ये सब जो एसपीएसएस में आया था वही यहाँ पे आ गया। तो ये टूल का भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम अगर हमें बनाना है तो इसके लिए एग्जांपल है, ये नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये इसकी मीन रेंज है, रेंज 0 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 वगैरह। फिर से हम गए डेटा एनालिसिस में, हिस्टोग्राम सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे रेंज दी, C3 से C7। क्या सिलेक्ट किया हमने, मीन रेंज,
ये सिलेक्ट की और ये इनपुट रेंज है A2 से A19, ये A2 से A19 और आउटपुट हमने कोई भी एक नंबर डाल दिया F3, बराबर। और हमें चार्ट बनाना है तो हमें एक चार्ट भी यहाँ पे क्लिक करना है तो चार्ट बनेगा। तो इसके बाद ये हमें पूरा 3 रेंज आ गया, ये 20 में कितने हैं, 35 में कितने हैं, 30 में कितने हैं, वगैरह वगैरह। अगर हमने इसमें से 0% बिट को निकाल देते हैं तो 0 से 25 कितना रहा, तो ये बिन वैल्यू से ये हिस्टोग्राम ऐसे बन जाता है। क्लियर? तो ये हिस्टोग्राम आप उसमें बना सकते हैं, क्योंकि तो अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। तीसरा है कोरिलेशंस, सहसंबंध। कोरिलेशन के लिए इसकी जो मेथड है वो -1 से +1 के बीच में मेजर की जाती है। +1 इंडिकेट पॉजिटिव कोरिलेशंस, -1 इंडिकेट नेगेटिव कोरिलेशंस। अभी हमारे पास ये एग्जांपल है x और y का, इसमें ये 5 सैंपल दिए गए, बराबर। अभी इसको हमें रेंज 1 रेंज 2, ये रेंज 1 हम यहाँ डालनी है, रेंज 2 यहाँ डालनी है। कॉन्फिडेंशियल लेवल 0.05 पे रहेगा और आउटपुट कहाँ देखना है वो आपको यहाँ की सेल डालना है। ये डालने के बाद आपको डेटा एनालिसिस, कोरिलेशंस, आपने रेंज सिलेक्ट कर दी पूरी। यहाँ पे ABC एग्जांपल, ये पूरा एग्जांपल अभी स्टार्ट हुआ। ABC एग्जांपल है, इसमें आपने यहाँ पे A से C6 सिलेक्ट कर दिया। ये सब कॉलम है इसलिए कॉलम रखा। लेबल इन फर्स्ट रो है क्योंकि ये पहले में लेबल है तो इसलिए हम लेबल को यहाँ क्लिक करते हैं। उसके बाद आउटपुट रेंज को यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद ये हमको पूरा रिजल्ट मिला। तो ये कोरिलेशंस A और B के बीच का ये वैल्यू रहा, A और C के बीच का ही रहा और B के C के वैल्यू रहा। तो वेरिएबल ए में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, ए बी आर नॉट कोरिलेटेड લુકિંગ ગ્રાફ, તમે ગ્રાફમાંથી પણ એનું રિલેશન જોઈ શકો છો, બરાબર। અહીંયા ખાલી 0.9 એટલે એ અને સી વચ્ચે જ પોઝિટિવ કોરિલેશન છે, ક્લોઝલી 1। तो यहाँ पे आप स्लोप में दे दीजिए ए और सी दोनों एक कारक की पैटर्न के ही है, तो यहाँ से ये आपको रिजल्ट मिल जाता है। ये है कोरिलेशन। आगे एफ टेस्ट ये नल हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए किया जाता है और जनरली 2 पॉपुलेशन आर इक्वल जब होते हैं तभी हम इसको करते हैं। अभी डेटा एनालिसिस में गए, 2 सैंपल एफ टेस्ट को हमने सिलेक्ट किया। ये रेंज है मेल और फीमेल की, ये हमने सिलेक्ट की रेंज 1 और रेंज 2। 0.05 अल्फा वैल्यू यानी 95% कॉन्फिडेंशियल पे हम इसको चेक करेंगे और यहाँ पे हमने आउटपुट डाला। ये डालने के बाद हमको ये मिला रिजल्ट, वेरिएबल ए और वेरिएबल 2। अब इसका कंक्लूजन क्या है? ये सब रिजल्ट आया, ये इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे लिखा, लेकिन कंक्लूजन क्या है कि जो एफ और एफ क्रिटिकल की जो वैल्यू है यहाँ पे ऐसी है, ये एफ की वैल्यू है और ये एफ क्रिटिकल की वैल्यू है। ये 7.37 इज हायर देन 6.25। अगर ये फॉर्मूला सही है तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। तो यहाँ पे सेम ऐसा ही सिनारियो है, तो देयर विल बी वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी इसका मतलब है द वेरिएंस ऑफ 2 पॉपुलेशन आर नॉट इक्वल। तो ये रिजेक्ट हुई तो ये इक्वल नहीं। तो ये पूरा एफ टेस्ट ऐसे मेजर किया जाता है। अब आता है टी टेस्ट। टी टेस्ट भी ऐसे ही नल हाइपोथेसिस को 2 पॉपुलेशन और इक्वल में मेजर किया जाता है। ये ज्यादातर एजुकेशन और जो रिसर्च होते हैं उसके अंदर ज्यादा होता है, प्री पोस्ट ऐसे में जो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट करते हैं कि ये लड़कियों में हमने ये टेस्ट किया, ये बच्चों ये लड़कों में किया, ये स्टैंडर्ड 5 में ऐसा सिनेरियो है,
स्टैंडर्ड 7 में ऐसा सिनारियो, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो टी टेस्ट भी सेम हम एफ टेस्ट की तरह ही करेंगे, ये भी 0.05 में करेंगे। इसका रिजल्ट ऐसे आया, इसमें भी ये सेम क्राइटेरिया है, टी स्टैटिस्टिक एंड टी क्रिटिकल वैल्यूज बराबर। अगर टू टेल और टी स्टैटिस्टिकल वैल्यू वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे सेम 32 minus 24 is not convenience enough. Same. So average number of study hours between male or females differ. उसके लिए पूरा टाइम चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको पूरा ओरल रिव्यू, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया था कि भी एप्लीकेशन को पूरा कवर कीजिए, तो मैंने ऐसा माना कि भी ये सब ओवरव्यू आपको भी दिखाया जाए, और आपको भी उसकी फाइल मैंने ऑलरेडी सर को भेज दी है, तो आपको शेयर कर देंगे। फिर इनोवा जो है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। तो सिंगल और वन वे इनोवा इज यूज्ड टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द मीन्स ऑफ सेवरल पॉपुलेशन आर ऑल इक्वल। सेवरल पॉपुलेशन आर ऑल इक्वल। यहाँ भी ये है इकोनॉमिक्स, मेडिसिन और हिस्ट्री का ये पूरा स्कोर है, इसको हमें इनोवा टेस्ट करना है। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे को क्या रहता है, मेडिकल में क्या रहता है और हिस्ट्री में क्या रहता है। तो भी हमने पूरी इनपुट रेंज सिलेक्ट की, कॉलम है तो कॉलम 0.05 और आउटपुट रेंज सिलेक्ट की। उसके बाद हमको ये ग्रुप मिला, कॉलम 1 में 9 है, इसमें 7 है और इसमें 9 है। टोटल सम वैल्यू इतनी है, इसकी एवरेज है, इसका वेरिएंस है। तो अभी हमें वेरिएंस को मेजर करना है। तो यहाँ पे वेरिएंस को मेजर करने के बाद बिटवीन द ग्रुप हमने देखा, तो ये सिनारियो आया, पी वैल्यू और एफ क्रिटिकल वैल्यू। अभी एफ और एफ क्रिटिकल वैल्यू का हमें मेजर करना है, एफ और एफ क्रिटिकल्स ये जो सही है तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे सेम है, 15.196 इज ग्रेटर देन 3.443, तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो द मीन्स ऑफ 3 पॉपुलेशन आर नॉट ऑल इक्वल। सबका परफॉर्मेंस अलग अलग है क्या, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं 323 अलग है, 32 अलग है और 50 अलग है, ये कॉमन वेरिएंस में आता नहीं है। तो ऐसे हम इनोवा को मेजर करते हैं। मूविंग एवरेज है वो एक पीरियड जिसको फोरकास्टिंग कहते हैं। एक्चुअल ये है, एक्चुअल पीरियड्स के हम लास्ट 11 ईयर का जो डेटा है वो इस तरह से है, तो इसको हमने मूविंग एवरेज में एक्चुअल पॉपुलेशन में ऐसे लिया है। अभी हमें उसको ये मेजर करना है कि एक्चुअल में 6 इंटरवल के बाद ये क्या होगा। तो यहाँ पे हम इंटरवल वैल्यू डालेंगे 6। हम मानते हैं कि ये 6 इंटरवल से बॉक्स में टाइप 6 करके आउटपुट को हम देखेंगे, तो ये आउटपुट हमको ऐसा दिखेगा। जैसे कि अभी कोरोना है, कोरोना की प्रेजेंट सिचुएशन में जो इंडिकेटर वैल्यू उनकी आएगी, वो वैल्यू अंदर डालेंगे, तो उस हिसाब से ये फोरकास्ट कर पाएंगे कि ये 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 5 महीने के बाद इसका जो फ्लो है उस तरह से बढ़ेगा। तो यहाँ पे इंटरवल वैल्यू 6 है, तो 6 के बाद हमारा वैल्यू क्या रहेगा, तो ये 273, 393 एक्चुअल के हिसाब से जाएंगे तो ये हमारी 120 आएगी, लेकिन मूविंग एवरेज के हिसाब से जाएंगे तो वो 273 हो सकती है बराबर। तो एक पीक वैली स्मूथ आउटपुट है, उसको हम ट्रेंड के हिसाब से इसको मेजर करते हैं। एक मेथड है बराबर, ये रिजल्ट है। ओके, अगले